Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. As you know, we have already completed 3 chapters of this subject, History Class 6. So let's start chapter 4. What is given here to know? Let's see what is given in this chapter. This is chapter 4 that related to what books and burials tell us. First, know the meaning of these two words, books and burials. Books means it's related to ancient period. It's related to ancient period books. Okay, ancient text you can say. And burials means what? The place that were digged to bury the dead human bodies. Okay, this is burials. Let's start the chapter. यहाँ पे दिया हुआ है कि मैरी इन द लाइब्रेरी. मैरी एक स्टूडेंट है, वो लाइब्रेरी में जाती हैं. एज द बेल रैंग, सी, एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम. क्या कहा टीचर ने? जैसे ही घंटी बजी तो टीचर ने कहा कि सारे स्टूडेंट्स उनको फॉलो करेंगे, बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम. वो कहाँ जा रहे थे? लाइब्रेरी, फर्स्ट टाइम. इसलिए टीचर ने उन्हें क्या कहा? फॉलो करने के लिए. कब? जब घंटी बजी. वन मैरी स्टेप्ड इनसाइड शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम. क्या देखा मैरी ने वहां पे? जब भी वो मैं लाइब्रेरी में एंटर की तो उसने देखा कि जो क्लासरूम था उनका, उससे बहुत बड़ा लाइब्रेरी था. एंड देयर वर सो मेनी शेल्फ्स. वहां पे बहुत सारे तह बने थे. तह मतलब जैसे अलमीरा में हम लोग के होते हैं ना चीजों को रखने के लिए, उसी को बोलते हैं शेल्फ्स. ऑल फुल ऑफ बुक्स. उनमें क्या भरी हुई थी? किताबें. एंड इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स. मतलब पुरानी चीजों से भरी हुई थी एक कपबोर्ड. सीइंग हर ट्राई टू ओपन द कपबोर्ड द टीचर सेड. उसे देखने के बाद मैरी ने उसे खोलना चाहा, लेकिन टीचर ने क्या कहा? दैट कपबोर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स. इसमें अलग अलग धर्मों से संबंधित बहुत ही खास विशेष किताबें रखी गई हैं. डू यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास. बताइए, आपको पता है वेद हैं, ये चैप्टर से रिलेटेड है, वो हमारे लिए. ये अभी तक तो चल रहा था बातें, ये सब मैरी के लिए थी, लेकिन यहाँ से जो है, डू यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, ये हमारे लिए है. पता है कि वेद एक सेट है हमारे पास वेद का. एंड व्हाट आर वेदास? मैरी वंडर्ड. मैरी क्या सोचने लगी कि ये वेद है क्या. लेट अस फाइंड, ये देखते हैं. So from here our chapter has been started. So see, one of the oldest literary source in the world, सबसे पुराना साक्ष्य, सांस्कृतिक साक्ष्य क्या है? वो जो लिखित रूप में हमारे पास. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास. आपने सुना होगा. एंड देयर आर 4 of them. कितने हैं वो? 4. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करेंगे ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. ओके. आ, you will put a in the last of these words. All the names you content a for English language only, not the Hindi. The oldest Veda is Rig Veda. As you know, we have already discussed in the Vedic case that the Rig Veda is the oldest Vedas that composed about 3500 years ago. Which Veda was composed 3500 years ago? Rig Veda, which is the oldest Vedas, Rig Veda. The Rig Veda include more than 1,000 hymns. What is this? Hymns. Hymns means sukt. As you can say, mantras. Sukt. Called suktas और well said. Well said मतलब जो अच्छे से बातें कही गई हैं, उनको सुक्त कहते हैं. और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइम्स. इसको याद रखिएगा आप, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग वेदा. ये कब इसकी रचना हुई थी? 3500 साल पहले. और इसमें क्या दिए गए हैं? हाइम्स. हाइम्स का मतलब क्या होता है? सुक्त. और सुक्त का मतलब क्या होता है? वेल सेड. वेल सेड मतलब कि वो बातें जो अच्छे से कही गई हैं. ठीक है. अच्छे से मतलब कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ, ग्रामेटिकल सारी चीजें, मतलब नॉर्मली किसी एक विषय पे जो डिस्कशन होता है उसको वेल सेड.
These hymns are in praise of various gods and goddess. और ये सूक्त किसके बारे में है? विशेष प्रकार के अलग-अलग प्रकार के देवी देवताओं के बारे में। थ्री गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। उस समय पे कितने गॉड इम्पोर्टेंट थे? तीन। कौन कौन थे? उनमें पहले थे अग्नि, हु वॉज द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, a warrior god, and Som, a plant from which a special drink was prepared. अब ये तीन जो विशेष देवता थे ये किस काल के बारे में थे? ये थे वैदिक काल के बारे में। और कौन सा वेद 3500 साल पहले कंपोज किया गया था? ऋग्वेदा। और उसमें क्या चीजें लिखी गई हैं? हाइम्स। हाइम्स का मतलब क्या होता है? सूक्त। सूक्त मतलब जो बातें अच्छे से कही गई हैं किसी एक खास टॉपिक पे, जो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है या किसी चीज पे व्याख्यान दिया जाता है, उसी को कहते हैं वेल सेड। क्लियर? एंड हाउ मेनी गॉड्स आर मेंशन देयर? थ्री दैट वर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट was Indra, second was Som, and third was Agni. Okay, so and let us know about these gods. The Som, that is a plant from which a special drink be prepared. Okay, now see further. There is given these hymns are composed by sages. Sages, what it says? Rishis. It's a plural form. It's a plural form, rishis. The original does not contain this s. Okay, the original is rishi only, rishi, in which to which you will say sages. Okay, understand? Very good. Now see further. Priest taught student to recite and memory each syllabus. उन सारी चीजों का पठन करने के लिए और उन्हें याद करने के लिए। वर्ड्स एंड सेंटेंस बीट बाय बीट, मतलब कि एक एक शब्द दर शब्द, विथ ग्रेट केयर, अच्छे से। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मेन। इनमें से ज्यादा जो सूक्त होते थे वो पढ़ाए भी जाते थे, मतलब सिखाए भी जाते थे और याद भी किए जाते थे। किसके द्वारा? स्पेशली मेंस के द्वारा। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन। कुछ ही हैं जो महिलाओं के द्वारा भी रचित हैं। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वेद दोनों के लिए हैं, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फ्यू वर कंपोज्ड। फ्यू मतलब कि कुछ हैं, कुछ रचनाएं हैं, इसका मतलब कि महिलाएं भी हैं। एंड द ऋग वेदा इज एन ओल्डर वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डेज। जो ऋग वेदा भाषा प्रयोग किया गया है उसके लिए वैदिक संस्कृत है, और वैदिक संस्कृत जो है अभी हम लोग जो वर्तमान में अपनी कक्षाओं में पढ़ते हैं उससे अलग है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दिए गए हैं, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, सो यू कैन मेक इट लर्न हियर। Sanskrit and other language. It's a group that I put it in my notes, so you can go from there. Now see the rest. The books we used are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें उच्चारित किया जाता था और सुना जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग जो अभी किताब पढ़ते हैं वो क्या होता है? लिखित है और मुद्रित है, मतलब रिटन भी है, प्रिंटेड भी है। लेकिन द ऋग वेदा वाज रिस्टेड एंड हर्ड और रेदर देन रीड, उसको पढ़ने की जगह पे उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि कितने साल पुराना है, कब कंपोज किया गया था ऋग्वेदा? 3500 ईयर्स अगो। एंड व्हेन इट्स प्रिंटेड only 200 years ago. Okay, so keep in mind this thing, this both time period. It was the time when the Rig Veda were composed, and this is the time when it was first printed. Okay, now see further. Make it zoom a little bit. Good. See how historians study the Rig Veda. स्टडी कैसे करते हैं? कौन? हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? इतिहासकार। ओके, historians like archaeologists find about the past, but
In addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the ऋग वेद. देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, पास्ट के बारे में खोजते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अवशेष बचे हुए हैं, रिटर्न मटेरियल रिमेन्स मतलब कि जो बचे हुए अवशेष हैं, दे एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज एज वेल, उनका लिखित साक्ष्यों के रूप में भी वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसका परीक्षण करते हैं. चलिए आइए देखते हैं आगे कि वो कैसे स्टडी करते हैं ऋग्वेदा को. देखिए यहाँ पे दिया गया है, सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. डायलॉग्स मतलब क्या होता है, बातचीत. डायलॉग मतलब क्या होता है, बातचीत. दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers that were worshipped as goddess. देखिए यहाँ पे जो एक सूक्त है वो किसके बारे में बता रहा है, दो लोगों के बीच में. और वो दो लोग कौन है, एक है सेज. सेज मतलब ऋषि, आपने पहले देख चुका है. सेज मतलब ऋषि, और अगर सेजेस हो जाएगा तो ऋषिज हो जाएंगे. ठीक है, ऋषियों या ऋषि. सेज नेम्ड विश्वामित्रा, कौन से सेज हैं, विश्वामित्रा. और दो रिवर, कौन कौन है, ब्यास एंड सतलज. दिस इज नॉट ब्यास, दिस इज व्यास. ब्यास, इट्स ब्यास नदी. ओके, एंड दिस वन इज सतलज. स, मेक इट राइट अगेन, इट्स सतलज. Sometimes you will say this as Satluj. Okay, so don't be confused. Satluj and Satluj both are same. And the one more was Byas. Okay, sorry, Byas. It's Byas. Okay, good. Now see further. Up pages from manuscripts. See, there is an important word, manuscript. Manuscript that we already discussed in chapter 3, Pandulipi. The documents that are written by hand, Pandulipi. Okay, Pandu means hand, Manu hand, and lipi script means lipi, that I already told you in the previous chapter. Okay, now see here, there is a discussion with between Vishwamitra and the river. What was the two rivers? One is Vyas and second Satluj, and the rishi was Vishwamitra. Keep in mind. Okay, so let's see what is given here as a story. It's Vishwamitra says, "O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves." मतलब ऐसे नीचे उतरो जैसे घोड़े चलते हैं, उतरते हैं, जैसे दो चमकती हुई गाय अपनी बछड़ों को चाटती हैं, स्पर्श करती हैं. आपने देखा होगा गाय बहुत प्यार से अपने बछड़ों को स्पर्श करती है, चाटती है जीभ से, टंग से. तो विश्वामित्र कहते हैं कि वैसे ही आप उतरो, जैसे घोड़े उतरते हैं, जैसे घोड़े कहीं चलते हैं मस्त होके, जैसे गाय अपने बछड़ों को चाटती है, वैसे ही करके आप नीचे उतरिए. यू मूव लाइक कैरेट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा. यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर. यहाँ पे ये दे रहा है कि आप रथ के जैसे समुद्र मिलती है, जैसे रथ तेजी से चलता है वैसे ही चलते हुए समुद्र में मिल जाएंगी. थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा. यहाँ पे इंद्र क्यों कहा गया, बिकॉज इंद्रा इज द गॉड ऑफ वाटर. ओके, सो थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, इंद्र की शक्ति से. यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट वन अनदर. आप जल से भरी होंगी, परिपूर्ण होंगी और सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिवर क्या कह रही है. द रिवर्स सेज, वी who are full of water, move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O says? उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एक बार नीचे उतर गए तो हम लोग रुकना बंद नहीं करेंगे. तो आप क्यों प्रे कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि महोदय. तो वहां पे देखिए फिर विश्वामित्र क्या कहते हैं, ओ सिस्टर्स. अब यहाँ पे नदियों को क्या बोल रहे हैं वो, सिस्टर्स. ओ सिस्टर्स, प्लीज लिसन टू मी. द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज चैरियट एंड कार्ट्स.
Let your water not rise above your axle so that we can cross safely. अब यहाँ पे विश्वामित्र कह रहे हैं कि एक गायक जो गायन करते हैं वो आ रहे हैं अपने रथ के साथ और बाकी सारी गाड़ियों के साथ, तो आप लोग प्लीज उनके पहिए से ऊपर पानी मत रखिएगा, वरना हम लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप पानी नीचे रखिएगा ताकि हम लोग सेफली क्रॉस कर जाएं। रिवर क्या कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। हमने आपकी प्रार्थना सुन ली है, अब आप सुरक्षा से नदी को पार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट द हाइम्स वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दिस रिवर्स फ्लो। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सूक्त उस समय रचे गए होंगे जब नदियां बहती थी, ठीक है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउ वर वैल्यूड एनिमल्स। वहां पे क्या थे, ऐसी जगह पे वो ऋषि रहते थे जहां पे गायों को और अश्वों को एक महत्वपूर्ण जानवर माना जाता था, इसीलिए तो उन्होंने नदियों से प्रार्थना किया था कि आप लोग पहिए से नीचे रहिएगा ताकि हम लोग आसानी से नदी को क्रॉस कर जाएं। दैट इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्स एंड काउज। इसीलिए नदियों को किससे कंपेयर किया गया है, गाय से और घोड़ों से। जैसे ऋषि ने शुरुआत में ही कहा था कि अश्व की तरह मस्त होके मस्ती में चलते हुए नीचे उतरिए, और जैसे गाय अपने बछड़ों को स्पर्श करती है वैसे ही धरा को स्पर्श करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। और यहाँ पे प्रार्थना भी वही कर रहे हैं कि जो एक सिंगर है वो अपने रथ के साथ और बाकी की गाड़ियों के साथ, तो बाकी की गाड़ियां जनरली गाय खींचती हैं या ऑक्सन खींचते हैं। तो देखिए अब आगे क्या है, other rivers, especially the Indus and its tributaries, and the Saraswati are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. गंगा और यमुना का प्रयोग एक बार किया गया है, लेकिन बाकी की सारी नदियां और ट्रिब्यूटरीज मतलब उनकी जो सहायक नदियां हैं उनका प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉटल कैटल हॉर्सेस एंड कैरियट्स। कैटल हॉर्सेस एंड कैरियट्स, यहाँ पे क्या होता है, कैटल मतलब होता है मवेशी। Please make it note down all the words. Okay, Maveshi. Horses means you know, but it also called Ashwa. And chariots means Rath. Okay, cattle, Maveshi, horses, Ashwa. You can also say Ghoda, but it's more looking nice. Ashwa. Chariots, Rath. Okay, now see further what is given in this point. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, and horses. This is the very important that the prayers are given in the Rig Veda is belong to cattle, children, and horses. Okay, horses were yoked to chariots that were used in battles. जो अश्व थे घोड़े, उनको कहाँ पे लगाया जाता था, रथों में, जिनका कहाँ पे प्रयोग होता था, बैटल्स में। बैटल्स मतलब युद्ध, ठीक है, बैटल्स which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture. Pasture मतलब क्या होता है, पशु चारा। pasture मतलब पशु चारा, या ऐसा जमीन जिसपे पशुओं के लिए खाना उगाया जाता है, ठीक है। एंड ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपेंड क्विकली, ऐसे फसलों को उगाने के लिए जो कि जल्दी पक जाते हैं, सच एज बार्ली, ठीक है। बार्ली मतलब जौ। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। बताइए युद्ध कितनी सारी चीजों के लिए किया जाता था। सबसे पहले तो युद्ध में किसका प्रयोग होता था, अश्वों का। क्यों, रथ खींचने के लिए। उसके बताते हैं कि युद्ध लड़ा क्यों जाता था। तो सबसे पहले कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, कैटल्स मतलब मवेशी, गाय भैंस बकरी घोड़ा जितने भी हैं इन सब चीजों को। बैटल वर ऑल्सो फाउंड फॉर लैंड, जमीनों के लिए भी होता था, भूमि के लिए। और उसका क्या प्रयोग होता था, अन्न उपजाने के लिए और पशुओं को चारा खिलाने के लिए। और उसके बाद कुछ ऐसे भी युद्ध होते हैं जो जल के स्रोतों के लिए या लोगों के लिए, इसको हम लोग देखेंगे अभी आगे। सो लेट्स सी फॉर द सम ऑफ द वेल्थ, सी some of the wealth that was obtained was kept by the leaders। मतलब जो वेल्थ होता था, वेल्थ मतलब क्या होता है, धन या संपत्ति,
धन या संपत्ति, wealth that was obtained was kept by the leaders। जो संपत्ति केप्ट किया जाता था मतलब उनसे लिया जाता था, लूट लिया जाता था या अधिकार कर लिया जाता था, वो किसके द्वारा रख लिया जाता था? लीडर्स के द्वारा। सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स। जिनमें से कुछ पुरोहितों को दिया जाता था। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पुरोहित, पृष्ठ का मतलब पुरोहित। लिख लीजिएगा, जितनी भी मीनिंग्स हम लिखवाते जा रहे हैं वो सब नोट करते जाइएगा। पृष्ठ का मतलब पुरोहित, और सारे ये सारे वर्ड मीनिंग्स एक बार लिख के चैप्टर वाइज लर्न कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंटिन्यू रिपीटेड होते हैं। सो priest and the rest was distributed among the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifice in which offering were made into the fire। जिसमें किसकी आराधना की जाती है? फायर की। फायर मतलब अग्नि, ठीक है? मतलब जो युद्ध में भूमि या धन जो भी जीतते थे, उनमें से धन का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता था? कुछ अंश दे दिया जाता था पृष्ठ को, पुरोहितों को, कुछ लोगों में बाँट दिया जाता था और कुछ यज्ञ के आयोजन के लिए भी किया जाता था, जिसमें किसकी उपासना या आराधना की जाती थी? आग की, अग्नि की। These were meant for god and goddess। Offering could include घी, grain and some cases animals। देखिए ये जो अलग-अलग देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता था, लेकिन इसमें क्या-क्या चीजें थी? घी, ग्रेन एंड सम केस, कुछ विशेष रूप से जानवर, मतलब कि हमेशा नहीं होता था। जनरली घी और अनाज से ही हवन होता था। ओके, सी हियर, मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स। मोस्ट मेन मतलब कि सबसे ज्यादा पुरुष भाग लेते थे युद्ध में। देयर वॉज no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matter of war and peace। कुछ विशेष प्रकार की सेनाएं नहीं होती थी उस टाइम पे, लेकिन लोग जुटते थे सभाओं में और चर्चा करते थे युद्ध में कि कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे शांति व्यवस्था कायम रखनी है, क्या करना है। इस चीज के लिए डिस्कस करने के लिए असेंबली होती थी, लेकिन युद्ध में कौन भाग लेता था? मेन स्पेशली, याद रखिएगा। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु आर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। मतलब वहीं पे युद्ध लड़ने के लिए नेता का चुनाव होता था, और वो नेता कौन होते थे? जो कि बहादुर हो और एक स्किल्ड वॉरियर हो। स्किल्ड मतलब कि सुप्रशिक्षित योद्धा, सुप्रशिक्षित योद्धा, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। अब आम लोगों को या वहां पे जो लोग रहते थे वैदिक काल में, उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, आइए देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। मतलब बहुत सारे तरीके से लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये सारे बेस थे जिसके आधार पे लोगों को क्या किया जाता था? डिस्क्राइब किया जाता था। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। अब देखिए लोगों को वैदिक काल में, उस ऋग्वेद के काल में कैसे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था, किस आधार पे, वो तो ऊपर हम लोग देख लिए, लेकिन उसमें से भी तो कुछ विशेष प्रकार के शब्द होते होंगे, उनको देखते हैं हम लोग इस अगले पैराग्राफ में, ठीक है? आइए, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। द priest, sometimes called Brahmins, who performed various rituals and rajas। ये सारे लोग थे। अब इनमें कौन कौन से हो गए? दो, एक पृष्ठ और दूसरा राजा, ठीक है? किस बेसिस पे? उनके काम के आधार पे। दो, एक को राज्य की रक्षा करना और एक को पूजा पाठ करवाना। These rajas were not like the ones you will be learning about later। ये वैसे राजा नहीं थे जिसके बारे में आप लोग बाद में पढ़ेंगे। They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes। देखिए अभी के जो राजा, मतलब इसके बाद जो राजा हुए वैदिक काल के बाद, उनके पास अपनी सेना होती थी, अपना महल होता था, वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे राज्य के संचालन के लिए। लेकिन वैदिक काल में क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है?
कोई पूंजी नहीं थी उनके पास, कोई महल नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी, कोई टैक्स कलेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं। और ये सब किसके बारे में बताया जा रहा है? ये सब वैदिक काल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजाज, मतलब वहां पे हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था, वंशानुक्रम की प्रणाली नहीं थी। जो सबसे स्किलफुल वॉरियर होगा, जो योद्धा होगा, जो युद्ध जीतेगा, वही राजा होता था। ठीक है, और जो हर बार बदलते रहते थे, हर युद्ध के समय वो लोग राजा चूज करते थे, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। दो ही ऐसे शब्द थे जिनको लोगों के द्वारा कम्युनिटी के बेस पे डिसाइड किया जाता था। वन वॉज द वर्ड जन, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड इन अदर लैंग्वेज। जन, कितने जन थे? चाहे अब हिंदी में देख लीजिए, बंगाली में देख लीजिए, जन बहुत कॉमन वर्ड है जो प्रयोग होता था। द अदर वर्ड्स विश, द वर्ड वैश्यास कम फ्रॉम विश, मतलब वैश्य जो बाद में जाके चार वर्ण बने, वो सब उनमें से एक जो है विश, वहीं से है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में कब पढ़ेंगे? चैप्टर 5 में। सेवरल विश और जनाज आर मेंशन बाय नेम, इनमें से कुछ विश और जना क्या करते थे? नामों के द्वारा जाने जाते थे। देखिए जिनमें क्या है, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन और विश एंड द भरत जन और विश, द यदुजन और विश एंड सोन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब क्या है? विश और जनाज के एग्जाम्पल है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि डू एनी दिस नेम्स साउंड फैमिलियर, इनमें से कोई भी आवाज है जो लग रहा है कि एक ही जैसा है? देखिए यहाँ पे देखते हैं, समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब themselves as आर्यस, called their opponents दासा एंड दास्यूज। ओके, मतलब कभी कभी क्या होता था कि द पीपल, जो लोग कंपोज किए किसको? हाइम्स को। हाइम्स मतलब सूक्त, मैं पहले ही बता चुका हूं ऊपर, सूक्त। वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य। और जो लोग ऐसा काम नहीं करते थे, वेदों की रचनाएं नहीं करते थे, उनको क्या बोला जाता था? दास। These were people who did not perform sacrifices. ये लोग क्या करते थे? सेक्रीफाइस मतलब किसी भी तरह का त्याग जैसे अनुष्ठान नहीं करते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो अलग प्रकार की भाषा बोलते थे। लेकिन बाद में द टर्म दासा came to mean slave. Slave were women and men who were often captured in war. ठीक है, और ये जो ओपोनेंट्स है, इनको बाद में दास को क्या कहा जाने लगा? स्लेव। स्लेव का मतलब क्या होता है? दास, जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल होते हैं। और ये कहाँ से लाए जाते थे? कैप्चर किए जाते थे। कहाँ? वॉर में, युद्ध में। जो राजा हार जाते थे उनके लोगों को बंदी बना लिया जाता था और उनको स्लेव के रूप में यूज किया जाता था। ओके, नाउ सी, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स। उनके साथ कैसा व्यवहार होता था कि जैसे वो संपत्ति है अपनी मालिक की। who could make them to whatever work they wanted, जो अपने मालिक के लिए वो जो चाहते थे वो सारा काम करते थे। Well, the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent. There were other developments elsewhere. Let us look at some of this. देखिए जब उत्तर पश्चिम में, कब? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस साइड में, यहाँ पे क्या किया जा रहा था? ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उस समय देश के और क्षेत्रों में भी विकास के कार्य हो रहे थे इस उपमहाद्वीप में। वो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारी चीजें आज देख ली, जिसको आप लोग प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और मैं तो नोट्स आपको दूंगा ही। जो भी डाउट होगा उसको आप लोग प्लीज एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आज हमने 2 3 4 पेज पढ़ लिए हैं। ओके, 4 पेज पढ़ लिए, बाकी पढ़ेंगे हम लोग अगले में। ठीक है, थैंक यू।